जैसा कि आपको पता है कि पेपाल इंडिया में बंद हो रहा है, बट ये एक आधी अधूरी न्यूज है। जब भी आप कोई भी न्यूज चैनल खोलोगे या कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो वहां पर आपको यही लिखा हुआ दिखेगा कि पेपाल इंडिया में बंद हो रहा है। बट ये एक कंप्लीटली वेग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पेपाल इंडिया की केवल डोमेस्टिक सर्विस बंद हो रही है। पेपाल अभी भी इंडियन यूजर्स के लिए इंटरनेशनल सर्विस देता रहेगा। सो आई डोंट थिंक इंडिया में अगर बंद हो रहा है डोमेस्टिक सर्विस तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को फर्क पड़ता है। आई थिंक 10% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने कभी भी पेपाल को डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया होगा, बट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ये एक टॉप लीडर है। और बहुत सारे इंडियन यूजर है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए पेपाल को ही यूज करते हैं। आप कोई भी सर्विसेज अगर यूज करते हो, कोई भी चीज़ खरीदना है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जहाँ पर पैसे आपके दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं इंडियन करेंसी में, तो वहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन पेपाल का ही देखने को मिलेगा और ये काफ़ी चीपर भी है। ऐसा क्या हुआ जहाँ पर इंडियन मार्केट इतना फ्लोरिश कर रहा है, बहुत सारी अदर पेमेंट सर्विसेज बहुत अच्छे से चल रही है, उसमें एक टॉप लीडर कंपनी पे जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर पा रही है। सो इसके बहुत सारे मेजर एंड माइनर रीजन हैं जो कि आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, प्लीज उसको दबा दो। सो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधे चलते वीडियो की तरफ। सो पेपाल इंडिया की इंडियन मार्केट में सर्वाइव नहीं करने का कुछ रीजंस है। माइनर रीजंस हम ले लेते हैं अदर पेमेंट सर्विसेज जो कि साथ ही साथ फ्लोरिश कर रही थी, और मेजर रीजंस है आरबीआई की गाइडलाइंस। सो सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। जब पेपाल इंडिया आई भी नहीं थी, वो एक पेपाल थी सिंपली, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट 2011 में ही स्टार्ट हो गया था आरबीआई के साथ, जब इंडिया में कभी उनका प्लान भी नहीं था आने का। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1919 है आरबीआई का, उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था पेपाल के थ्रू, और उस टाइम इंडियन यूजर के लिए सारे जो पेमेंट सर्विसेज वो ब्लॉक कर दी गई थी। वो बाद में सॉर्ट आउट कर लिया गया था। देन इंडियन मार्केट एकदम से फ्लोरिश कर रहा था 2016 या 17 में। तो उस टाइम पेपाल ने भी सोचा कि हम भी इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं। सो स्टार्टिंग जो हुआ 2016 से ही शुरू हो गया था प्रोसेस, और 2017 में एक तरह से पेपाल इंडिया स्टैब्लिश हो गया था। एक बात बहुत नोटिस करने वाली, जब पेपाल इंडिया में ग्रो कर रहा था, साथ ही साथ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सर्विस ये भी इंडिया में ग्रो कर रही थी। अप्रैल 1 में ये रजिस्टर हुआ था, और यूपीआई एक बहुत बड़ा कंपटीटर साबित हुआ किसी और भी अदर ट्रांजैक्शन के लिए। और ये इतनी सक्सेसफुल पेमेंट सर्विस है कि ये अदर कंट्रीज में भी फ्यूचर में लॉन्च होने वाली है। सो ये एक माइनर रीजन है जिससे पेपाल इंडिया कम्पीट करने में काफी मुश्किल हो रही थी। द मेजर रीजन वाज आरबीआई की गाइडलाइंस। मैं आरबीआई को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस हमारे सेफ्टी के लिए ही होती है। तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो अदर पेमेंट सर्विसेज अच्छे से फुलफिल करती है, इसलिए वो सारे रन कर रही है, बट पेपाल उसमें सिंक नहीं कर पाया। पेपाल की कुछ ऐसी सर्विसेज जो इंटरनेशनली डिफरेंट है, और वो भी चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा हो, जो कि आरबीआई को पसंद नहीं थी। सो सबसे पहले आरबीआई का एक रूल है कि अगर आप कोई भी पेमेंट होल्ड करते हो 24 आवर से ज़्यादा, तो आपके पास बैंकिंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पेपाल के पास नहीं है। सो वो 24 आवर से ज़्यादा पेमेंट होल्ड नहीं कर सकते। अगर 24 आवर से ज़्यादा कोई भी पेमेंट पेपाल में होल्ड होती है तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाना चाहिए यूजर अकाउंट में। दूसरा, जो भी ट्रांजैक्शन पेपाल में होगा केवल डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन से होगा। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है, आपको पता होगा डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सब कुछ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर होता है, बट जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर केवल एक सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब सिंगल सिक्योरिटी कोड से ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। बट इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन होती है सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होता है। अब यहाँ पर ही पेमेंट फंस जाते थे। अगर आप पेपाल इंडिया से कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका कभी भी पेमेंट कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वहीं पर फेल हो जाता है कोई भी पेमेंट। सो आरबीआई की एक और गाइडलाइंस थी कि पेपाल इंडिया से कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो इंडियन यूजर में ही होगा। आप अगर चाहोगे इंडियन से नॉन इंडियन यूजर में, तो ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं होगी आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू। नेक्स्ट, इसमें जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप रख सकते हैं केवल $10,000 तक, उससे ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पेपाल इंडिया से पॉसिबल नहीं है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ही भूल गया कि इसमें अगर आपको कोई भी अकाउंट बनाना है पेपाल इंडिया में तो पैन कार्ड भी मस्ट था। तो ये सारी जो गाइडलाइंस है ये आरबीआई ने पेपाल को दी थी, और किसी भी तरह पेपाल उससे सिंक नहीं कर पाया, या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या इंडियन मार्केट में अदर पेमेंट सर्विसेज उससे compete नहीं कर पाए। ये सारे जो मेजर एंड माइनर रीजन्स है, इसके थ्रू पेपाल को अपनी इंडिया मतलब डोमेस्टिक सर्विस इंडिया की बंद करनी पड़ रही है। बट
ये जो इंटरनेशनल सर्विस है, जो भी पेपाल का इंटरनेशनल अकाउंट होल्ड करते हैं, उनके लिए जो इंडिया से ट्रांजैक्शन अदर कंट्रीज में वो अभी भी चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन था, जो कि बहुत कम था, वो बंद हो रही है। सो इतना ही था पेपाल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो किसी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।